नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द विजन आईक्यू के इस फिजिक्स लेक्चर में। और आज का लेक्चर सेवन्थ लेक्चर होने वाला है जिसका नाम है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग देखेंगे कि एसी और डीसी में करंट कैसे फ्लो होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, जो हमारे घर में कैसे वो चाहे एसी हो चाहे डीसी हो कौन सा हम लोग बिजली यूज करते हैं। तो आज का लेक्चर में यही सब देखने वाले हैं और लगभग लगभग पूरी टॉपिक को मैं कवर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तभी करिएगा जब आपको वीडियो ये इंफॉर्मेटिव लगता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट ये होता क्या है? अल्टरनेटिंग करंट इज द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी अल्टरनेटिव करंट वो करंट होता है जो मैग्नीट्यूड अपनी और डायरेक्शन अपनी पीरियोडिकली विथ टाइम, यानी टाइम के साथ वो चेंज करता रहता है। जैसे यहाँ पर डीसी में देख रहे हैं कि इसका जो करंट है, ये जो करंट निकल रहा है ये चेंज नहीं कर रहा है, यानी डायरेक्ट करंट इसको बोलते हैं। और एसी में क्या हो रहा है कि अल्टरनेटिव करंट में ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कभी रिवर्स, कभी मतलब यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर देखिए कभी कभी रुक रुक के। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसे, जैसे दिवाली के टाइम हो गया, कोई कुछ भी फंक्शन के टाइम आपने वो लाइटें जरूर देखी होंगी कि जो रुक रुक के जलती हैं। वो लाइट जरूर देखी जो रुक रुक के कभी जलती हैं बंद होती हैं, जलती हैं बंद होती हैं। तो वो लाइट जरूर देखा होगा आपने। तो इसका अ, अगर हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा, अभी तो इंग्लिश का ये डेफिनेशन है। अगर हिंदी में बात करूं कि अल्टरनेटिव करंट वो बिजली होता है जो समय के साथ अपनी दिशा और मात्रा दोनों बदलता रहता है। और इसको आमतौर पर सिंपली हम लोग देखते हैं एक वेव फॉर्म के रूप में देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे डीसी में क्या डायरेक्ट करंट जाता है, यहाँ पर डायरेक्ट करंट जा रहा है, जबकि एसी में क्या होता है कि ऐसे चेंज अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता रहता है। जैसे हम लोग क्या होता है कि मौसम वेदर हो गया, कभी गर्मी कभी सर्दी, वैसे ही एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है। अगर आपने अपने घर में देखा होगा कि जो घर की बिजली होती है वो जो सप्लाई दिया जाता है, घर की सप्लाई क्या होती है वो एसी में होता है। ये याद रखिएगा, हमेशा वाइबा वगैरह में ऐसे पूछा जाता है या मोरली ऐसा पूछ लिया जाता है। जो घर की सप्लाई होता है वो एसी होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है। जब आपने देखा होगा कि जब फैन चलता है तो उसमें एसी करंट जाता है। एसी करंट का मतलब क्या होता है? एसी करंट की वजह से फैन तो घूमता है। एसी करंट की वजह से फैन घूमता है क्योंकि वो दिशा अपना बदलता रहता है। जब देखिए जब करंट अपनी दिशा बदलेगा तभी फैन घूमता है। इसलिए मोटर जो होती है, फैन की जो मोटर होती है वो आसानी से चलता रहता है। अगर वही डायरेक्ट करंट लगा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं फैन जल जाएगा, क्योंकि वो उसकी दिशा और जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज करने की टाइम नहीं मिलेगा। तो टाइम के साथ तो ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज करता रहता है, इसलिए फैन स्मूथली आपका चलता रहता है। और मोटर यानी फैन का मतलब मोटर आपका चलता रहता है तभी फैन घूमेगा। इसका इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला हो गया साइन ओमेगा टी। और एक और फॉर्मूला होता है इसका, आई इक्वल आई नॉट साइन, सॉरी साइन नहीं कॉस होगा यहाँ पर, कॉस ओमेगा टी। तो इसको याद रख लीजिएगा, दो फॉर्मूला होता है। आई इक्वल, आई क्या होता है? आई मतलब करंट होता है जिसको धारा बोलते हैं हम। और आई नॉट क्या है? ये आई नॉट क्या है ये वाला? तो इसको बोलते हैं पिक, सॉरी इसको बोलते हैं पिक करंट, यानी मैक्सिमम करंट होता है। और ओमेगा क्या है? यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। देखिए ये जो ओमेगा है ना, एंगुलर यानी कोणीय आवृत्ति इसको बोलते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है, यहाँ पर एक इमेज दिया है, फोटो के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये जब ये यहाँ पर जाता है इस पॉइंट पर, तो ये आधा मतलब इसकी जो डायरेक्शन है ये अभी केवल आधा दूरी तक ही चला है। जब यहाँ से फिर से ये यहाँ तक जाता है तो बल्ब क्या होता है, यहाँ से जब यहाँ से यहाँ तक जाता है तो बल्ब जलता है। फिर जब यहाँ से यहाँ तक जाता है तो बल्ब बंद हो जाता है, बुझ जाता है।
तो यही आवृत्ति होता है, मतलब 1 सेकेंड में तय की गई दूरी होता है, तय की गई दूरी वो फ्रीक्वेंसी वो आवृत्ति होता है, आवृत्ति जिसको एफ से डिनोट करते हैं। 1 सेकेंड में तय की गई दूरी होता है वो, जिसको आवृत्ति बोलते हैं। वही अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको कोणीय कोणीय आवृत्ति आवृत्ति बोलते हैं, यानी ओमेगा से डिनोट करते हैं। यानी जब ये आप फ्रीक्वेंसी जाती है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमेशा अपनी मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। तो जब यहाँ पर जा रहा है तो यानी इसको ये आधा दूरी तय कर दिया, तो यानी ये 0 हो गया, यहाँ से 0 और यहाँ तक पाई। जब वृत्त में यहाँ पर देखेंगे, वृत्त में तो वृत्त का जो परिधि होता है 2πr होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये फ्रीक्वेंसी ये त्रिज्या के बराबर होता है, यानी रेडियस के बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है, एक रेडियस के बराबर होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में उसकी कितनी होती है, पाई। फिर से यहाँ तक जाने में उसकी सॉरी π/2 होता है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में पाई, टोटल पाई आता है। तो वही इसमें बात ये किया गया है। पहले बात तो ध्यान दीजिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये केवल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये वाला, ये रेडियस के बराबर आर के बराबर होता है। तो ये यहाँ तक जाने में ये पाई लगता है, तो ये अपना मैग्नीट्यूड यानी कहीं ना कहीं एंगल तो जरूर बनेगा, तो उसी एंगल को कोणीय आवृत्ति कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक चला जाता है वो, तो 2π बनता है, टोटल 2π बनता है। यानी 1 सेकेंड में जो फ्रीक्वेंसी तय करता है, 1 सेकेंड में जितनी एंगल से वो फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड अपना और डायरेक्शन चेंज करता है, उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πf। तो कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर पाएंगे, वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होती है, तो r यहाँ पर रिप्लेस किया है f से, यानी फ्रीक्वेंसी से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी होता है यह रेडियस के बराबर होती है। इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार और समझा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, जो उसमें करंट क्या होती है, करंट 1 सेकेंड में कितनी मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको जितनी सेकेंड यानी प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में जितनी ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करती है, तो उसको आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसको एफ से डिनोट करते हैं। वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि ये बोलता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब प्रति सेकेंड में जो फ्रीक्वेंसी होता है कितनी एंगल से अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है, तो उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, फिर से समझा रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पर जो वृत्त दिया है, तो साफ साफ ये बोला गया है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो रेडियस के बराबर यानी त्रिज्या के बराबर होती है, रेडियस के बराबर होती है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है 2πf होता है, 2πf होता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये बोलता है कि जितनी वो फ्रीक्वेंसी अपनी मैग्नीट्यूड चेंज करती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करती है। तो देखिए पहली बात तो ये यहाँ पर मान लीजिए इसका रेडियस हो गया, जब फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो इनके बीच एक एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा। फिर से यहाँ तक जाने में तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो यही इसमें बोला गया है, पहले तो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर π/2 हो गया, फिर से यहाँ पर जाने पर पाई हो गया। तो यही टोटल जो एक वृत्त चक्कर पूरा करने में जितनी फ्रीक्वेंसी ये एंगल बनाती है, उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। एक न्यूमेरिकल समझ लेते हैं कि न्यूमेरिकल की वजह से जितना फॉर्मूला मैंने अभी बताया उसको अच्छे से समझ जाएंगे न्यूमेरिकल की वजह से। तो चलिए देखते हैं। एक मान लीजिए पूछा है कि एक AC करंट है जिसका वैल्यू दिया है, करंट का वैल्यू कितना दिया है, I इक्वल वैल्यू दिया है 10 sin 314t, ये I का वैल्यू दिया, करंट का वैल्यू है। तो इसमें पिक यानी यहाँ पर इसका करंट पूछा है कितना, यानी I0 का वैल्यू पूछा है, I0 का वैल्यू कितना होगा। तो I0 का वैल्यू यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 10 है, तो नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 एम्पियर। ठीक है। अब यहाँ ओमेगा का वैल्यू कितना है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिख रहा होगा 314 दिया है, तो 314 रेडियन पर सेकेंड होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को जो मापा जाता है वो रेडियन पर सेकेंड में होता है, यानी एक सेकेंड में कितनी रेडियन वो
बनाता है, कितनी रेडियन बनाता है, एंगल बनाता है, तो वही रेडियन पर सेकेंड की बात हो रही है। और फ्रीक्वेंसी, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, इसका हम लोग देखे थे कि जो फार्मूला होता है ओमेगा का 2 पाई एफ होता है। तो एफ का वैल्यू निकालने के लिए ओमेगा बाई 2 पाई होता है। तो एफ का वैल्यू कैसे निकलेगा, ओमेगा का वैल्यू 314 2 पाई, तो लगभग लगभग इसका जो वैल्यू आता है 50 हर्ट्ज आएगा। 50 हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी जिससे मेजर किया जाता है वो हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। अगर समझ आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है। तो देखिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जो डिफरेंस होता है किसका, मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी हम लोग देखे थे अल्टरनेटिव करंट का, तो कहने का मतलब इसका यही है कि करंट और वोल्टेज में क्या अंतर होता है। इसको सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा। और ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, इसका ये है कि समय के साथ अपनी डायरेक्शन और जो मात्रा है यानी मैग्नीट्यूड है उसको बदलता रहता है। हमेशा क्या होता है, ये बदलता रहता है वोल्टेज, या तो यू, और ये साइन वेव की तरह, जैसे साइन वेव आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से ऐसे 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 जा रहा है, तो ये साइन वेव की तरह बदलता रहता है। अगर इसको इजी इजी वर्ड में अगर समझना चाहते हैं तो ये है कि ये वो बिजली का वो दबाव होता है, यानी करंट का वो दबाव होता है जो बार बार पॉजिटिव से पॉजिटिव से निगेटिव होता है। पॉजिटिव से क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये वोल्टेज, देखिए करंट और वोल्टेज में क्या अंतर होता है। पहले तो वोल्टेज का काम ये होता है कि जो मान लीजिए तार है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको आगे बढ़ाने का एक फोर्स देता है, दबाव डालता है। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स दिया जाता है, जिस फोर्स से उसको भेजा जाता है, वो होता है वोल्टेज। करंट क्या होता है, करंट वो होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है कि नहीं, ये हमको करंट बताता है। यानी आराम से बिजली पहुंच रहा है कि नहीं, ये करंट बताता है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना किसका काम है, वोल्टेज का काम होता है। तो ये होता है वोल्टेज और करंट में डिफरेंस है। तो ये सेम वही कॉन्सेप्ट पर ये भी है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो दबाव होता है, यानी करंट का वो प्रेशर होता है जो बार बार पॉजिटिव से हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, जैसे बैटरी में देखेंगे कि प्लस और माइनस होता है, और ये हमेशा कर्व, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कर्व, ये हमेशा कर्व ऐसा बनता रहता है। जैसे आपके घर के एक सॉकेट में, मान लीजिए आपके एक घर के सॉकेट में 220 220 वोल्ट एसी एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है। जब आप बल्ब जलाते हैं तो एसी वोल्टेज की वजह से वो जलता है, क्योंकि ये आसानी से दूर तक ट्रांसमिट हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, दूर तक वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर तक ट्रांसमिट हो सकता है एसी वोल्टेज में। इसका जो फॉर्मूला होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, सेम वैसा ही होता है जो अल्टरनेटिव करंट का होता है, लेकिन इसमें चेंज क्या होता है कि यहाँ पर वोल्टेज को वी में से डिनोट करते हैं। तो वी जीरो साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी है। तो जैसा कि अल्टरनेटिव करंट में मैंने आपको बताया था कि ये आई क्या होता है और ओमेगा टी क्या होता है, वैसे ही वी क्या है, देखिए वी वोल्टेज है, वोल्टेज है। और वी नॉट क्या है, ये पीक वोल्टेज है, पीक वोल्टेज। अब बोले तो पीक वोल्टेज क्या होता है, जैसे अगर वेव बनता है, एक तरंग बनता है, मान लीजिए ऐसे बनता है, तो ये तो वोल्टेज हो गया जो इलेक्ट्रॉन को ऐसे फ्लो कराता है, करंट को ले जाने का काम करता है। लेकिन इसमें दिया पिक, तो यहाँ पर जो पॉइंट पर आता है, एक दूरी, एक सेकेंड में ये जो दूरी तय करता है, ये होता है पीक वोल्ट। क्या होता है, पीक वोल्टेज। मतलब वी क्या होता है, ये अभी का वोल्टेज होता है, और सबसे ज़्यादा वोल्टेज ये पीक वोल्टेज, ये सबसे मैक्सिमम वोल्टेज होता है। और साइन ओमेगा टी क्या होता है, वेव की शेप देता है। मतलब ये जो साइन ओमेगा टी है ना, ये एंगुलर वेलो सॉरी एंगुलर वोल्टेज है, एंगुलर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो साइन ओमेगा टी की वजह से ही ये, जैसे अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक वेव बनेगा। ये जिस शेप का बनता है ये किसकी वजह से बनता है, साइन ओमेगा टी की वजह से ये शेप बनता है। यानी ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करता है।
तेज या स्लो वेव होगा ये ओमेगा पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल में ये दिया है कि यदि वोल्टेज V, यदि वोल्टेज क्या है 220 साइन ओमेगा की जगह दिया 314 टी, तो पीक वोल्टेज यानी V0 का वैल्यू पूछा है। तो पीक वोल्टेज कैसे निकालेंगे? देखिए पहले तो ये ओमेगा जो होता है इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं कितना दिया 314, और ओमेगा का फॉर्मूला जो रेडियन पर सेकेंड जो होता है ये होता है 2 पाई एफ, यानी एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड होता है। अगर इसको यहाँ पर V0 का वैल्यू पूछा है तो V0 का वैल्यू तो 220 होगा। अगर फार्मूला से अगर कंपेयर करेंगे तो V0 यानी पीक वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पर दिया है, टी का वैल्यू कितना होगा, एफ का वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पूछा है क्या है, पीक वोल्टेज हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या होगा यानी एफ का वैल्यू क्या होगा। तो एफ का वैल्यू निकालने के लिए एफ कितना ओमेगा 2 पाई, ओमेगा 2 पाई, ओमेगा एफ की वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू कितना दिया 314 बटे 2 पाई। अब टोटल आएगा 50 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी कितना आता था 50 हर्ट्ज, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक क्या है, फेजर डायग्राम क्या होता है। तो देखिए फेजर डायग्राम केवल ये एक ऐसा ग्राफिकल वेव को दिखाता है जैसे कि वेक्टर्स जो घूमते हुए वेक्टर से, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वेक्टर यहाँ पर घूम रहा है यानी परिधि, एक परिधि चक्कर पूरा करने में जो वेव क्रिएट करता है, ये जो वेव क्रिएट कर रहा है ये फेजर डायग्राम के द्वारा हम लोग को पता चलता है। एसी सर्किट में वोल्टेज, वोल्टेज और करंट का, वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज का अंतर होता है, फेज का जो अंतर दिखाया जाता है, अंतर, वो फेजर डायग्राम द्वारा हम लोग को आसानी से देख सकते हैं। यानी फेजर का अर्थ ही होता है कि फेज प्लस वेक्टर, यानी वेक्टर, वेक्टर जो घूमता है, घूमते हुए वेक्टर से यदि हम लोग एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट का जो फेज का अंतर हम लोग देखते हैं उसको ग्राफिकली एक अलग वेव में बनाएंगे। अगर ग्राफ पर इसको अगर देखेंगे कि ये कैसा वेव कैसा क्रिएट होता है तो ये फेजर डायग्राम के द्वारा ये हम लोग को पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पिक पॉइंट कौन सा है, सबसे पिक पॉइंट यहाँ पर वोल्टेज है, यहीं पर आता है वोल्टेज। और यहाँ पर ये जीरो से लेकर जब यहाँ तक चलती है तो ये जब आधा यहाँ पर पहुँचती है तो यानी यहाँ पर पहुँचती है, फिर से जब यहाँ से यहाँ तक चलती है ये वेक्टर तो यहाँ पर 2 पाई तक पहुँचती है। तो ये होता है फेजर डायग्राम। तो इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस ऐसे थ्योरी है, थ्योरी बेस आप याद कर सकते हैं। और इसमें क्या है, और कोई फार्मूला भी नहीं है। इसका जो वोल्टेज होता है V इक्वल वी नॉट, V इक्वल वी नॉट थीटा, ये तो वोल्टेज के लिए हो गया। अगर करंट के लिए देखें तो I इक्वल आई नॉट, ये शाई, ये भी एंगल, ये एंगल ही है जो एंगल बनाता है, फेज को दर्शाता है। ये जो थीटा और ये साई जो है ये फेज को दर्शाता है। ये एंगल बताता है कि वेव कितनी शिफ्ट हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक कितनी कितनी शिफ्ट हो रहा है, ये एंगल हमको दिखाता है, बताता है। अब अगला जो पॉइंट है वो है प्योरली रजिस्टिव एसी सर्किट। प्योरली रजिस्टिव, सॉरी एसी सर्किट होगा, एसी एसी सर्किट, प्योरली रजिस्टिव एसी सर्किट। इसका मतलब क्या है, प्योरली रजिस्टिव एसी सर्किट का मतलब क्या है कि जो प्योर रजिस्ट होता है, मतलब रजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज, वोल्टेज को एक ही फेज में होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एक ही फेज में होते हैं, एक ही फेज में। तो और जो इम्पीडेंस सिर्फ रजिस्टेंस के बराबर होता है, इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस क्या है भाई, इम्पीडेंस क्या है, तो ये इम्पीडेंस ये है
कितना रोकता है। डीसी में रेजिस्टेंस और एसी में ज़्यादा होता है, तो कितना रोकता है इम्पीडेंस, ये हमको बताता है कि जो इम्पीडेंस यानी रोकने की जो क्षमता होती है वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है, रजिस्टेंस के बराबर होती है। अगर इसको आसान भाषा में समझेंगे तो ये बोला गया है कि जो जैसे सिंपल बल्ब होता है, जहाँ हीट बनती है वहाँ पर बिजली पैदा होती है, जहाँ हीट बनती है वहाँ पर क्या होती है, बिजली पैदा होती है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि रजिस्टेंस क्या होता है, बिजली को रोकने वाला होता है। और फेज क्या होता है, जो फेज होता है, ये जो फेज होता है, ये जैसे दो बच्चे होते हैं एक साथ दौड़ते हैं, वैसा ही करंट और वोल्टेज को एक साथ जब दौड़ते हैं तो ये उनकी फेज को दर्शाता है कि कितनी फेज यानी बिजली जा रही है। तो करंट और वोल्टेज इसको मापने के लिए, मेजर करने के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपकी गाड़ी होती है तो उसमें एक मीटर लगा होता है। मीटर जिसकी सुई करंट का जो होता है, वोल्टेज का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि वोल्टेज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे पुश करने के लिए, धकेलने के लिए जो प्रेशर लगती है उसको वोल्टेज से नापते हैं, वोल्टेज होता है। और करंट क्या होता है कि करंट में इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होता रहता है, यानी जो फ्लो करने की जो क्रिया प्रक्रिया दिखाई देती है वो करंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा तभी करंट जाता है। और किसके द्वारा फ्लो होता है, कहीं ना कहीं किसी के द्वारा तो प्रेशर लगाया जाता है, वो होता है वोल्टेज। अगर ये दोनों काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कितनी फेज का है ये दर्शाता है। और इम्पीडेंस यदि इसमें रजिस्टेंस लगाता है, मतलब जो बिजली जा रही है, बिजली को रोकने के लिए रजिस्टेंस लगा देते हैं, तो क्या होता है कि बिजली क्या होता है, अगर हमारे पास बल्ब जो है, बल्ब बल्ब तो बल्ब को आसानी से इजली जलाने के लिए रजिस्टेंस लगाया जाए। अगर रजिस्टेंस नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, बिजली डायरेक्ट आएगी और इसको कहीं ना कहीं जला देगी, मतलब डैमेज कर देगी, बल्ब को डैमेज कर देगी। तो इसलिए रजिस्टेंस लगाया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें तो एसी जो होता है सीधा गर्म होता है। एसी जो होता है, एसी सीधा गर्म होता है, और करंट और वोल्टेज साथ चलते हैं तभी ये गर्म होता है। इसका जो फॉर्मूला है, जेड इक्वल आर, जहाँ ये जो साई जो है, साई इक्वल 0 डिग्री यानी फेज एंगल है। ये जो जेड आपको दिख रहा है, जेड और आर, तो आर के बीच का रिलेशन यही है कि जो इम्पीडेंस है यानी रोकने की जो क्षमता होती है वो रजिस्टेंस के बराबर होती है। लेकिन अगर इसकी बात करें पावर की, तो जो पावर होता है, पावर इक्वल वोल्टेज आर एम एस इंटू करंट आर एम एस, ये होता है फॉर्मूला। तो यानी पावर जो होती है वोल्टेज आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये है क्या आर एम एस, अभी मैं इसका भी टॉपिक पढ़ा देता हूँ, शायद छूट गया होगा। तो देखिए ये वोल्टेज और करंट का हो गया। एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, जैसे आर की वैल्यू दिया है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया है, 100 ओम, 100 ओम दिया है। और वोल्टेज आर एम एस दिया है, आर एम एस अभी पढ़ाऊंगा तो समझ आ जाएगा आपको, 220 वोल्ट दिया है, 220 वोल्ट दिया है। तो आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई आर एम एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है वी बराबर आई आर, हम लोग को पता है कि एक फॉर्मूला होता है। तो इसके थ्रू से आई की वैल्यू निकालेंगे, वी का वैल्यू 220/100, यानी 2.2 एम्पियर आएगा, 2.2 एम्पियर आता है। तो पावर इसकी कितनी जनरेट होगी, तो पावर जनरेट होगी, वी का वैल्यू कितना दिया, 220 इंटू और आई आर एम एस इंटू 2.2 एम्पियर, यानी 22 इंटू 22 कितनी होगी, 484, 484 वाट, 484 वाट पावर हमको मिलता है, इतनी वाट का पावर हमको मिलता है। ठीक है। अब एक प्योरली इंडिकेटिव एसी सर्किट देखते हैं, ये क्या है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी इसको लिख लीजिएगा। प्योरली इंडिकेटिव सर्किट, जो इंडक्टर होता है यानी क्वाइल जैसा होता है, इंडिकेटिव एसी सर्किट,
प्योरली इंडिकेटिव एसी सर्किट क्या होता है? जो प्योर इंडिकेटिव होता है यानी एसी सर्किट में वो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। जो प्योर इंडिकेटिव सर्किट में यानी कॉइल में एसी सर्किट में क्या होता है, करंट करंट जो होता है यानी धारा जो होती है वो वोल्टेज से कितनी डिग्री यानी 90 डिग्री वो पीछे रहता है। अगर प्योर इंडिकेटिव की बात करें तो वो पीछे रहता है। और इम्पीडेंस यानी जो बिजली रोकने की जो क्षमता है वो इंडिकेटिव रिएक्टेंस होता है। रिएक्टेंस क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है इस पर डिपेंड करता है कि जो इम्पीडेंस यानी बिजली रोकने की जो क्षमता है वो इंडिकेटिव एसी सर्किट में रिएक्टेंस पर डिपेंड करता है। यानी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और करंट स्लो स्टार्ट होता है। देखिए, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जो बी से डिनोट करते हैं इसको तो बनाता है। लेकिन क्या होता है कि जो करंट होता है, ये करंट जो होता है ये स्लो स्लो स्टार्ट होता है। इंडिकेटिव का अर्थ समझ गए, जैसे कॉइल होता है, लैग, रिएक्टेंस समझ गए, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जैसे एक चोक कॉइल होता है, आपने देखा एक चोक कॉइल को फ्लो फ्लोरोसेंट लाइट में क्या होता है, करंट को कंट्रोल करता है और वोल्टेज से पीछे होता है। देखिए, कभी भी करंट जो होती है, एक मान लीजिए, एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, एक वोल्टेज का और एक करंट का। तो ये रहा वोल्टेज और ये रहा करंट। तो इसमें ये बताता है कि जो कॉइल में जो कॉइल में एक करंट जो होती है, करंट कंट्रोल करता है। जो कॉइल में जो लाइट में होती है करंट को कंट्रोल करता है। और करंट हमेशा कितना, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है। 90 डिग्री क्या होता है, पीछे होता है। जबकि वोल्टेज जो होती है वो हमेशा आगे की तरफ रहती है, क्योंकि ये प्रेशर के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आगे धकेलने की काम करता है। तो जब आगे आगे ये चलेगा तभी करंट स्मूथली आएगा। जब आगे आगे चलेगा तो करंट क्या होता है, स्मूथली आएगा। अगर बीच में रेजिस्टेंस लगा देते हैं, अगर बीच में मान लीजिए रेजिस्टेंस लगा देते हैं और ये जो रेड मैंने मार्क किया है, अगर मान लीजिए ये करंट होता, बीच में रेजिस्टेंस लगाते तो यहाँ पर तो रुक जाता, कुछ टाइम बाद यहाँ पर जाता। अगर यही वोल्टेज ये रहता और फिर से जब यहाँ तक आता ये, तब तक तो बहुत टाइम लग जाता है। इतना ये टाइम लगता, फिर से इसको पार करने में इतना टाइम लगता है। यानी बल्ब जो हमारी होती है, बल्ब वो कुछ टाइम के लिए रुक जाती है, यानी जलना बंद हो जाती है, फिर से कुछ टाइम के बाद जलती। तो ये इस प्रकार ये काम करता है। इसलिए वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज पहले काम करता है अपना, मतलब करंट धकेलने का काम पहले करता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे। जो फॉर्मूला इसमें है ये है एक्स एल इक्वल ओमेगा यल, और जेड क्या है, एक्स एल और जो साई जो होती है ये एंगल -90 डिग्री होती है। कितनी, -90 डिग्री, -90 डिग्री होती है। मान लीजिए ये एक एक है क्या, इस चीज़ को समझेंगे। ये जो जेड दिया है इसको बोलते हैं, जेड को, ये जो जेड दिया है इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब कोई इम्पीडेंस, सिर्फ एक्सियल में है, इसको इम्पीडेंस बोलते हैं। तो जेड जेड इक्वल क्या होता है, एक्सियल होता है। और ये एक्सियल क्या है, एक्सियल को बोलते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस। इंडक्टिव रेजिस्टेंस जिसका यूनिट आता है ओम आता है, ओम आता। और एक्सियल का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि एक्सियल को वो लिखते हैं ओम यल। और ये यल क्या होता है, यल देखिए इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस यल को बोलते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, ये कोई क्वाइल की प्रॉपर्टी है, यानी हेनरी में इसका यूनिट आता है, जो मैग्नेटिक फील्ड फील्ड बनाने की कैपेसिटी बताती है। बड़ा यल बड़ा रेजिस्टेंस, अगर बड़ा यल रहेगा तो बड़ा रेजिस्टेंस मिलता है, बड़ा प्रतिरोध मिलता है। तो फार्मूला आपने देख लिया। तो अब थोड़ा एक न्यूमेरिकल हम लोग भी देख लेते हैं, न्यूमेरिकल से समझ जाएंगे
कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है एग्जाम में। मान लीजिए आपके पास यल का वैल्यू यानी इंडक्टेंस का वैल्यू कितना दिया है, यल का वैल्यू दिया है 0.1 हेनरी और फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है 314 रेडियस पर सेकेंड और एक्सएल का वैल्यू कितना आएगा, एक्सएल का वैल्यू कितना है। तो देखिए एक्सएल होता है ओमेगा इंटू यल, एक्सएल का वैल्यू कितना आएगा, तो ओमेगा इंटू यल, तो हम लोग रखेंगे ओमेगा का वैल्यू 314 इंटू 0.1, इसका वैल्यू आएगा 31.4 ओम, इसका एक्सएल का। और यदि मान लीजिए वी का वैल्यू यानी वोल्टेज का वैल्यू दिया है 220 वोल्ट, तो करंट का वैल्यू कितना आएगा। तो करंट के निकालने के लिए जैसे कि फार्मूला आपको पता है कि V बराबर आई आर होता है, V इक्वल आई आर। अगर R को इधर भेजेंगे तो I बराबर होता है V अपॉन R, तो इसमें पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, I का वैल्यू आएगा, V का वैल्यू कितना दिया है 220 और R का वैल्यू कितना है 31.4, यानी समथिंग। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एम्पियर आएगा। अब बोलेंगे R का वैल्यू तो दिया ही नहीं है, तो देखिए R का वैल्यू यहाँ पर, ये X का वैल्यू जो एक्सएल का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं आप, यही रजिस्टेंस होता है। ये रजिस्टेंस में हम लोग देखते हैं ये एक्सएल क्या होता है, रजिस्टेंस ही होता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे, अगला पॉइंट क्या है। प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट, एक हम पढ़े प्योरली इंडक्टिव, अब पढ़ेंगे प्योरली कैपेसिटिव, और एक और पढ़े थे वो क्या था प्योरली रजिस्टिव। तो यानी रजिस्टिव रेजिस्टेंस के नियम, प्योर रेजिस्टेंस के नियम, एक प्योर इंडक्टिव के लिए अब पढ़ेंगे हम लोग प्योरली कैपेसिटिव। प्योरली कैपेसिटी के लिए हम लोग अब देखेंगे जैसे सर्किट, इसकी ये क्या कहता है, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट में क्या होता है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है। जो करंट है वोल्टेज से क्या होता है 90 डिग्री आगे रहता है। कब, कैपेसिटिव में, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो पहले से चार्ज होता है, तो इसलिए जो करंट होता है वो पहले से 90 डिग्री आगे होता है। क्यों होता है, क्योंकि इम्पीडेंस कैपेसिटी रिएक्टेंस होता है, यानी कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। अभी मैंने बताया कि कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज स्टोर करता है, इसलिए करंट क्या होता है पहले से उसमें मौजूद रहता है, इसलिए ये जो करंट होता है 90 डिग्री आगे होता है। और जैसा कि इंडक्टिव में क्या था कि उसमें इंडक्टर जो होता है वो करंट चार्ज नहीं होता है, इसलिए वो 90 डिग्री क्या होता है पीछे होता है। तो कैपेसिटिव और इंडक्टिव में ये अंतर समझ जाइएगा। तो इसमें जो कैपेसिटर क्या होता है चार्ज सेव करता है, ये पता है। रिएक्टेंस मतलब फ्रीक्वेंसी को कम और कम तो ज़्यादा रोकता है, जो फ्रीक्वेंसी का काम है उसको ज़्यादा रोकता है। सर आपने देखा होगा कि जो कैपेसिटर चार्ज तो ये 90 डिग्री तो होता ही है, लेकिन आपने रियल लाइफ में कैमरा फ्लैश देखा होगा। कैमरा कैमरा में जो आगे फ्लैश लगा होता है जो जलता है, तो आपने वो अक्सर देखा होगा कि जब कैमरा में फ़ोटो क्लिक किया जाता है तो फ्लैश पहले जलता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है वो तो पहले से चार्ज होता है, यानी कैमरे में क्या कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर तो चार्ज रहता है पहले से, लेकिन जो करंट जो होता है वो वोल्टेज से क्या है 90 डिग्री वो आगे रहता है। तो इसलिए फ्लैश क्या होता है पहले जलता है फिर बाद में फ़ोटो क्लिक होता है। इसका फॉर्मूला क्या है कि कैपेसिटी का, प्योर कैपेसिटी का एसी सर्किट में, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स सी कैपेसिटर के लिए इक्वल 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। और जेड क्या होता है, जेड अभी मैंने बताया था, तो जेड होता है एक्स सी के बराबर होता है। जेड क्या होता है एक्स सी के बराबर होता है। और एक्स सी क्या है, एक्स सी होता है फ्रीक्वेंसी तेज जो तेज होता है तेज को
कम करता है, कम रुकता है। और इसमें जो 90 डिग्री आगे होता है, यानी साई का एंगल जो होता है +90 होता है। 90 डिग्री क्या होता है, करंट क्या होता है, आगे होता है। कैपेसिटी में यहाँ पर देखते हैं एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या कहता है कि सी का वैल्यू, यानी कैपेसिटी का वैल्यू दिया है 10 म्यू फैराडे, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 10 इंटू 10⁻⁻5 फैराडे। और ओमेगा की वैल्यू दिया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का 314 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो यक्स सी का वैल्यू कितना आएगा, तो 1/314 रेडियन पर सेकेंड जो कि दिया है। और सी का वैल्यू कितना दिया है, सी का वैल्यू दिया है 10 इंटू 10⁻⁻5। तो टोटल को अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 318 ओम, 318 ओम। अब वी का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, वी बराबर आई आर के फार्मूला से निकालेंगे, वी बराबर आई आर के फार्मूला से। तो इसमें क्या क्या वैल्यू दिया है, ओमेगा की वैल्यू दिया है, वी का वैल्यू दिया है। अगर इसमें ये पूछा है आई का वैल्यू, सॉरी आई का वैल्यू अगर निकालना है तो वी का वैल्यू तो दिया है 220 वोल्ट, तो आई का वैल्यू कितना होगा, आई का वैल्यू कितना होगा ये हमें कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर आर की वैल्यू पूछे तो इसमें साफ साफ दिया है 318 ओम, तो आप आई की वैल्यू आप बता सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आरएल सीरीज सर्किट क्या होता है। आरएल सीरीज सर्किट, इसका मतलब ये है कि आर तो हो गया रेजिस्टेंस, और यल जो होता है इंडक्टेंस होता है। यल क्या होता है, इंडक्टेंस। तो आरएल सीरीज सर्किट में कुल इम्पीडेंस रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो वेक्टर होता है वो योग होता है, टोटल योग होता है। करंट क्या होता है, वोल्टेज से पीछे होता है, ये तो हमने देखा था। और रजिस्टर और इंडक्टर साथ होते हैं, करंट जबकि लैग करता है। अगर देखिए रजिस्टर और इंडक्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर और इंडक्टर साथ जब होते हैं, ये जब साथ होते हैं तो क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट लैग करता है। लैग मतलब रुक रुक के चलता है, ये सीरीज सर्किट में होता है, रुक रुक के, रुक रुक के चलता है, यानी लैग करता है। जैसे आपने वो दिवाली वाली फुलझड़ी जो लाइट होती है उसमें आपने देखा होगा, क्योंकि करंट जो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, पीछे होता है, इसलिए वो लाइटें क्या होती हैं, रुक रुक के चलती हैं। ठीक है। जैसे एसी फैन में क्या होता है, रजिस्टर और कॉइल साथ होते हैं तो स्पीड कंट्रोल में लैग होता है। एसी फैन में, एसी फैन में रजिस्टर और कॉइल, कॉइल प्लस रजिस्टर, ये दोनों साथ होते हैं तो स्पीड इसकी क्या होती है, एसी फैन की, वो रुक रुक के चलती है, यानी कंट्रोल में रहती है, कंट्रोल में वो लैग करती है। अगर लैग नहीं करेगी तो क्या होगा कि एसी जल जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए उसको ये जो इंडक्टर होता है और रजिस्टर को होता है वो एक साथ लगाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है जेड, जेड रूट इक्वल आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, इसका ये फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। जेड इक्वल रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, जहाँ पर जो 90 डिग्री पीछे होता है वो आता है टेन फाई या टेन साइन, टेन साई इक्वल, इसका एंगल की बात कर रहा हूँ, टेन साई इक्वल एक्स एल अपॉन आर, ये एंगल निकालने के लिए। जहाँ पर अगर साई का वैल्यू निकालेंगे तो टेन -1 एक्स एल अपॉन आर, ये इसका वैल्यू आएगा। ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम से ये इसको निकाला गया, पाइथागोरस थ्योरम से, राइट एंगल में हाइपोटेनियस से। एक एग्जांपल को देखेंगे, जैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है 100 ओम, 100 ओम, और एक्सेल का वैल्यू दिया है 100 ओम।
तो जेड का वैल्यू क्या होगा, तो जेड का वैल्यू आप निकालिए। इसको मैं फाइनल यहाँ पर लिख देता हूँ, बस आपको आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, फाइनल आंसर क्या होगा ये आप कमेंट करके बताइए। और जो साई का वैल्यू है, साई का वैल्यू दिया है यहाँ पर आपको निकालना है। जो एंगल होता है 10-1/XL/R, तो सभी का वैल्यू तो यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको निकालना है, जेड का वैल्यू आपको कमेंट में लिखना है और ये एंगल का वैल्यू आपको लिखना है। ठीक है, अब चलिए आर सी सर्किट को देखते हैं। ये तो आर एल सर्किट था, अब आर सी सर्किट क्या होता है। आर सी सर्किट का जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आर सी सर्किट मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव सीरीज सर्किट। रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव सीरीज सर्किट में क्या होता है, देखिए आरसी सीरीज सर्किट में कुल इम्पीडेंस जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और कैपेसिटी रिएक्टेंस का वेक्टर योग होता है। कैपेसिटिव का रिएक्टेंस का वेक्टर योग होता है, यानी करंट क्या होता है इसमें अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए करंट हमेशा 90 डिग्री आगे होता है, ये तो अभी मैंने बताया था। क्यों, देखिए जहाँ पर कैपेसिटिव देगा वहाँ पर समझिए कि करंट हमेशा 90 डिग्री आगे होता है। रजिस्टर और कैपेसिटर साथ होते हैं, रजिस्टर और कैपेसिटर क्या साथ होते हैं, तो करंट क्या होता है लीड करता है। लीड मतलब हमेशा 90 डिग्री आगे होता है। तो सेम चीज़ वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस इसमें फॉर्मूला आपको पुट करना है, याद रखना है। थ्योरी थ्योरी में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। जैसे आरसी से टाइम क्या होता है डिले होता है, जैसे ऑटोमेटिक लाइट ऑफ हो जाता है। टाइमर सर्किट में ये लगाया जाता है। वेक्टर सम वही डायरेक्शन वाला जोड़ लगाते हैं इसमें। जैसे फॉर्मूला होगा जेड इक्वल रूट आर स्क्वायर प्लस यक्स सी, वहाँ पर यक्स एल था और यहाँ पर यक्स सी हो गया, यानी कैपेसिटी के लिए रेजिस्टेंस स्क्वायर होगा। और जो 10 फाई यानी एंगल निकालना है, तो उसका भी 10 साई का एंगल निकालने के लिए आपको यक्स सी अपॉन आर, तो यहाँ पर साई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, साई की वैल्यू और जेड का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ये केवल मैं फॉर्मूला बताया हूँ, न्यूमेरिकल बहुत ही इजी होता है, बस आपको सब कुछ वैल्यू आपको देगा, आपको बस वो निकालना होता है। एल सी आर सीरीज सर्किट देखते हैं, मतलब यल भी है, सॉरी इसमें यल भी है, सी भी है और आर भी है, यानी इंडक्टेंस कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, यानी तीनों इसमें दिया गया है। तो वो सीरीज सर्किट कैसा होगा, क्योंकि देखिए अगर यल को लेते थे इंडक्टेंस को, तो क्या होता था 90 डिग्री करंट क्या होता पीछे होता था। अगर सी को लेते थे तो 90 डिग्री आगे होता था, लेकिन अब तो इसमें तीनों दे दिया गया है, तो अब कैसा करंट कैसा फ्लो करेगा, तो इसको देख लेते हैं। सीरीज या सी आर सीरीज सर्किट में कुल इम्पीडेंस रेजिस्टेंस जो होता है इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वेक्टर होता है। किसका, इंडक्टिव यानी एल सी आर का एल का और कैपेसिटी का सी का वेक्टर योग होता है। ठीक है, जो फेज डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट पर डिपेंड करता है, फेज डोमिनेंट पर डिपेंड करता है। अब जैसे हम लोग रेडियो ट्यूनिंग में देखे होंगे, रेडियो में जो एलसीआर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मैच करता है, यानी 90 डिग्री पीछे और 90 डिग्री आगे। तो ये हम लोग अप्लाई करते हैं रेडियो में। तो जो साउंड होता है, साउंड एक तो 90 डिग्री पीछे होता है, करंट जाता है, फिर से हमको करंट जो कैपेसिटी लगाने की वजह से 90 डिग्री आगे मिलता है। तो इन दोनों का जब योग मिलता है तो साउंड हमको क्या, क्लियर मैच मिलता है, यानी क्लियर क्लियर सुनाई देता है हमको। साउंड क्या होता है, क्लियर सुनाई देता है। तो ये रेडियो में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है एलसीआर सीरीज सर्किट का, रेडियो के लिए। तो इसका फॉर्मूला बनता है जेड इक्वल आर स्क्वायर और एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। सेम फार्मूला वही होता है, अगर साई का निकालना होगा तो 10 साई एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, तो यहाँ पर साई का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, और जो जो वैल्यू देगा, जैसे कि एक न्यूमेरिकल तो इस पर बनता ही है, तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मान लीजिए न्यूमेरिकल में दिया है कि हमारा आर का वैल्यू
100 ओम दिया है और यल का वैल्यू 200 ओम दिया है और एक्सी का वैल्यू यानी कैपेसिटी का वैल्यू दिया है 100 ओम। तो जेड का वैल्यू निकालेंगे, जेड का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो जेड का वैल्यू निकालेंगे 100² प्लस 200 माइनस 100 यानी 200 ये और 100 ये का होल स्क्वायर। अब जेड का वैल्यू टोटल आएगा, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 141.4 ओम आएगा। अगर इसका एंगल निकालेंगे कि कितना एंगल ये मैच करता है, मतलब लैग करेगा या मैच करेगा, तो इसको देखेंगे साई के वैल्यू 10-1 अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी। तो एक्सएल का वैल्यू कितना दिया है 200, कितना दिया है 200 माइनस 100 अपॉन आर की वैल्यू कितना दिया है 100 यानी 1 आएगा, यानी 10⁻1 1, जहाँ पर 45 डिग्री बनता है, यानी 45 डिग्री ये लैग करेगा। 45 डिग्री लैग की वजह से जो साउंड होता है वो मैच करता है। ठीक है, देखिए अब आता है कि रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। ये रेजोनेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। रेजोनेंस का मतलब ही क्या होता है कि जो जैसा हमको म्यूजिक मिलता है रेडियो में, परफेक्ट म्यूजिक मिलता है एलसीआर सीरीज सर्किट की वजह से, ठीक यदि म्यूजिक के साथ साथ अगर हमको इमेज यानी फोटो भी देखने को साथ साथ मिले, जैसे वीडियो में हमको देखने को मिलता है, फिल्म चलता रहता है उसके साथ साथ उसकी म्यूजिक यानी वॉइस जो होती है मैच करती है, तो इस चीज़ को देखने के लिए रेजोनेंस लगाया जाता है इन एलसीआर सर्किट में। रेजोनेंस का काम ही होता है कि जो परफेक्ट म्यूजिक के साथ नोट देना। तो जैसे अगर इसमें क्या होता है कि रेजोनेंस तब होता है कि जब एक्सएल यानी इम्पिडेंस और इक्वल कैपेसिटिव यानी दोनों इक्वल अगर रहते हैं, तो यानी इम्पिडेंस न्यूनतम रहता है तो करंट क्या होता है अधिकतम होता है। इम्पिडेंस यदि न्यूनतम रहता है, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं मिनिमम, मिनिमम रहता है तो करंट जो होता है यानी आई जो होता है वो मैक्सिमम होगा। करंट क्या होता है मैक्सिमम होता है, यानी आसान भाषा में बोले तो सर्किट मैच होता है फ्रीक्वेंसी पर। जैसे स्विमिंग की राइट पुश करता है, स्विंग की वो क्या राइट पुश करता है, तो मिनिमाइज मतलब इम्पिडेंस को लो करता है, इम्पिडेंस को यहाँ पर लो करता है, करंट को हाई करता है। तो यहाँ पर जो इम्पिडेंस और कैपेसिटी, क्योंकि देखिए करंट चाहिए इमेज को दिखाने के लिए ज़्यादा और कैपेसिटर में वो पहले से ज़्यादा होता है, अगर वही एलसीआर लगा देते हैं तो म्यूजिक और रेजोनेंस साथ में आ जाते हैं, मतलब दोनों चलता है, हमको दोनों मिलता है। एफएम रेडियो में रेजोनेंस से स्टेशन लॉक होता है तो क्लियर आवाज़ मिलता है। रेजोनेंस से स्टेशन क्या हो जाता है लॉक हो जाता है। किसी एक स्टेशन पर लगाना है, कोई गाना सुनना है तो एक स्टेशन पर वो लॉक कर देते हैं, हम लोग रेजोनेंस को लॉक कर देते हैं। तो गाना जो होता है वो उस चीज़ को मैच करता है, यानी एलसीआर क्या होता है वो उस चीज़ को इम्पिडेंस को और कैपेसिटी को मैच करता है, तो जिससे क्या होता है क्लियर आवाज़ हमको मिलता है। इसका फॉर्मूला होता है एफ आर फ्रीक्वेंसी आर 1/2 एल और सी, ये फार्मूला होता है। फार्मूला होता है जहाँ पर रेजोनेंस क्या होता है यानी जेड, जेड इक्वल होता है आर के बराबर। रेजोनेंस इक्वल क्या होता है आर के बराबर, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। यहाँ पर एफ आर क्या दिया है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी एल और सी डिसाइड कितनी करती है ये हमको बताता है। और जेड बराबर आर जो दिया है सिर्फ रेजिस्टेंस यानी मैक्सिमम करंट के लिए ये जेड इक्वल होता है आर के बराबर। इसका न्यूमेरिकल एक देखेंगे तो समझ आएगा। जैसे अगर यल का वैल्यू दिया है 0.1 हेनरी, सी का वैल्यू दिया है 10 म्यू एफ और एफ आर हम लोग निकालेंगे एफ आर 1/2 रूट 0.1 हेनरी इंटू 10 का वैल्यू कितना है 10⁻⁻5, ये म्यू का वैल्यू यहाँ पर -5 है, 10⁻⁻5। टोटल को सॉल्व करेंगे तो आएगा 159 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी है 159 हर्ट्ज ये आता है। ठीक है, समझ गए कैसे रेजोनेंस का यूज किया जाता है क्लियर आवाज़ के साथ साथ। अगर किसी नोट को देखना हो तो
क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर को अगला पॉइंट जो है क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर क्या होता है? देखिए क्यू फैक्टर यानी क्वालिटी फैक्टर वो नंबर है, यानी वो बताता है कि रेजोनेंस कितना शार्प है, कितना स्मूथ है, बैंडविड्थ से कितना स्मूथ चल रहा है, यानी आसानी, स्मूथ की बात हो रही है कि जो रेजोनेंस है कितनी स्मूथ है। हाई क्वालिटी मतलब शार्प पिक, बेटर सिलेक्टिविटी ये बताता है। डायमेंशनलेस यानी कोई यूनिट नहीं होता है, ये जो क्यू फैक्टर में कोई यूनिट नहीं होता है। मतलब है एक शार्प जो होता है नाइफ, आपने देखा होगा चाकू, तो कितनी अच्छी से वो किसी चीज़ को काटता है, बीच बीच में रुकता नहीं है, कोई बल नहीं लगाना पड़ता है। तो क्यू फैक्टर यही बताता है कि जो रेजोनेंस होता है हमको म्यूजिक के साथ साथ, म्यूजिक भी आराम से क्लियर चलता रहे और उसके साथ साथ फिगर भी, जो इमेज है वो भी आता रहे। तो ये रेजोनेंस पर डिपेंड करता है, यानी क्वालिटी हमको दिखाता है कि रेजोनेंस कितना शार्प है। जैसे टीवी चैनल में ट्यूनिंग की बात करें तो हाई क्वालिटी से क्लियर पिक्चर हमको देखने को मिलता है, यानी कोई इंटरफ्रेंस नहीं, कोई बीच में रुकावट नहीं देखने को मिलेगा। तो यह रेजोनेंस पे डिपेंड करता है। और इसका फॉर्मूला जैसे क्वालिटी फैक्टर का क्यू इक्वल ओमेगा आर यल अपॉन आर, यहाँ पर क्यू क्वालिटी फैक्टर होता है। क्यू क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर देखिए, चलिए अभी इसको थोड़ा और देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ये फार दिया है हमारा, अगर मान लीजिए 159 हर्ट्ज, 159 हर्ट्ज दिया है, और आर की वैल्यू दिया है 10 ओम, यल की वैल्यू दिया है 0.1 हेनरी। तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा आर की वैल्यू आएगी ये 2 पाई एफ आर, 2 पाई एफ आर होती है। तो यहाँ पर 2 पाई इंटू एफ आर 159, तो ओमेगा आर की वैल्यू आती है 1000 रेडियन पर सेकेंड। ये फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, रेडियन पर सेकेंड। तो क्यू का वैल्यू क्या आता है? तो क्यू का वैल्यू निकालने के लिए जैसे कि फार्मूला में पुट करेंगे तो 1000 इंटू आर यानी 0.1 अपॉन 10, जहाँ पर वैल्यू आता है 10 आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वालिटी फैक्टर भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं कि पावर इन एसी सर्किट, एसी सर्किट का वो पावर क्या होता है। पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट, एसी सर्किट में पावर यानी एनर्जी खर्च खर्च करने की औसत दर जो होती है, यानी पावर जो होती है वी आई के बराबर होती है। मतलब पावर वोल्टेज और करंट पर निर्भर करती है। तो अगर इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है एक एंगल से बनता है, तो एंगल क्या होता है? कॉस, कॉस साई, ये फॉर्मूला है। तो यानी ये बोलता है कि पावर, एसी सर्किट का पावर क्या होता है? एसी सर्किट में पावर एनर्जी खर्च करने की औसत दर होता है, रियल पावर जो कम करती है, और कॉस साई इफिशियंसी को हमको बताता है। यानी डिपेंसेशन यानी खर्च करना, एनर्जी लॉस हीट पर होता है। पावर फैक्टर, पावर की इफिशियंसी 1 से 0 रोस्ट तक होता है। इंडस्ट्री में मोटर जो यूज किया जाता है वो लो पावर फैक्टर से बिल ज़्यादा आता है, कैपेसिटर लगाकर इम्प्रूव किया जाता है इसको, तो इसलिए कैपेसिटर को लगाया जाता है। इस ये बस एक थ्योरी है, बस आप उसको ये देख लीजिएगा थ्योरी क्या कहता है। अगला पॉइंट जो है ये है वाटलेस करंट। वाटलेस करंट क्या होता है? पावर, पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट। अब वाटलेस करंट क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए वाटलेस करंट वो हिस्सा है जो पावर नहीं खाता है। जैसे कि मैंने बताया कि वो पावर का जो यूनिट होता है वाट होता है, तो वाटलेस का मतलब ये समझाया है कि करंट का वो हिस्सा होता है जो, करंट का वो हिस्सा होता है जो पावर, पावर नहीं खाता है, पावर नहीं खर्च होता है। यानी वोल्टेज से 90 डिग्री पर होता है। क्या? वोल्टेज से 90 डिग्री पर बराबर होता है, यानी पावर नहीं लगाना पड़ता है, 90 डिग्री बराबर होता है।
करंट बराबर होता है बिना वाट का नो पावर। 90 डिग्री एंगल यानी राइट एंगल बराबर होता है। प्योर इंडक्टर यानी पी जो पावर होती है जीरो होती है, यानी सारा करंट क्या होता है वाट लेस होता है। जैसे एनर्जी स्टोर लेकिन हीट जनरेट नहीं होता है। एनर्जी तो स्टोर होता है लेकिन क्या होती है हीट जनरेट नहीं होता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला जो बनता है वो होता है करंट का वाट लेस इक्वल आई साइन शाई, ये बनता है करंट के लिए। ठीक है, जहाँ साइन फाई क्या है वो रिएक्टिव पार्ट होता है। जैसे जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो एफर्ट तो लगाते हैं बट नो वर्क डन, कोई काम नहीं करते हैं, अपना वर्क कोई काम नहीं होता है। एक एग्जांपल क्या है कि आई का वैल्यू दिया है 5 एम्पियर और फाई का वैल्यू दिया है 90 डिग्री। तो एनर्जी पावर की इसका जो वाट लेस है, तो चूंकि आई जो करंट होता है वाट लेस है, तो इसमें 5 × sin 90 का वैल्यू रखेंगे तो आएगा 5 एम्पियर। और तो पावर कितना होगा, पावर जीरो होगा, पावर जीरो होगा। आई होप कि ये वाटलेस करंट को समझ गए होंगे। अगला जो पॉइंट है वो है चोक क्वाइल। क्या है चोक क्वाइल? चोक क्वाइल क्या होता है? चोक क्वाइल एक इंडक्टर होता है जो एसी करंट को लिमिट में रखता है बिना पावर लॉस के। इंडक्टर, ये चोक कॉइल एक इंडक्टर होता है जो एसी करंट में, एसी करंट के लिए ये एसी करंट को सीमित में यानी लिमिट में रखता है, लिमिट में रखता है बिना पावर लॉस के यानी पावर जो पावर है पावर वो लॉस नहीं होता है, इसमें पावर लॉस नहीं होता, इसलिए चोक कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। एसी के लिए हाई इम्पिडेंस लेकिन डीसी के लिए लो रखते हैं। जो अल्टरनेटिव करंट है एसी के लिए जो हाई इम्पिडेंस में रखते हैं, हाई डेंस हाई इम्पिडेंस, लेकिन डीसी में क्या रखते हैं लो रखते हैं, लो इम्पिडेंस में रखते हैं। यानी एसी को तो रोकता है पर एनर्जी सेव रखता है, अल्टरनेटिव करंट को रोकता है। ये जो चोक कॉइल है ये अल्टरनेटिव करंट को रोकता है लेकिन जो एनर्जी होता है उसको सेव रखता है, एनर्जी को क्या रखता है सेव। चोक का अर्थ ही होता है गला दबाना, मतलब करंट को लिमिट में रखना। चोक का अर्थ होता है गला दबाना हिंदी में। तो इसलिए चोक का इस्तेमाल इसमें इसलिए किया जाता है ताकि करंट को वो लिमिट में रखे। हाई इम्पिडेंस मतलब रोकना होता है, तो यानी एसी के लिए हाई कॉइल का इस्तेमाल जब करेंगे तो ये हाई एसी के लिए क्या होता है करंट को रोकता है। एसी में क्या होता है करंट को रोकता है। जैसे ट्यूब लाइट चौक में आपने देखा होता करंट कंट्रोल लगता है तो लाइट क्या होता है स्टेबल जलती रहती है। तो जब स्टेबल जलती रहती है तो जेड का वैल्यू इसमें आता है जेड ओमेगा यल फॉर हाई के लिए, हाई इम्पिडेंस के लिए। तो यहाँ पर यल का वैल्यू दिया है, जैसे कि अगर यल का वैल्यू यहाँ पर देता है, यहाँ पर यल का वैल्यू दिया है 1 हेनरी और फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। तो जेड का वैल्यू क्या आएगा ये आप हमें कमेंट करके बताएं। जेड का वैल्यू क्या आएगा, जेड को क्या कहते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि अभी तक जितना मैंने पढ़ाया वो उसमें मैंने बताया कि यल क्या होता है, एफ क्या होता है, जेड क्या होता है, एक्सी क्या होता है, एक्सएल क्या होता है, सब मैंने बताया। तो मतलब ये नोट्स है जो आपने मैंने आपको बताया पढ़ाया, सब कंप्लीट कर दिया, सभी टॉपिक को कवर किया हूँ। अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जितना मैंने अभी तक क्वेश्चन पूछा, ऊपर भी कुछ क्वेश्चन का आंसर पूछा था, उसको पॉइंट वाइज करके आप कमेंट में लिखते जाइएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।